हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम पंकज सैनी है, मैं एमएनआईटी जयपुर से हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिक्विड सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज का हमारा सेशन रहेगा, उसमें अपन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे चारों को कंप्लीट करने की। और पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहने वाली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज गोइंग टू बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड वन इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखिएगा ये वर्ड, सबसे पहले तो ये कोलिगेटिव वर्ड आया कहां से। कोलिगेटिव वर्ड, ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, ये वाला वर्ड कोलिगेटिव वर्ड आया कहां से, यही क्यों वर्ड यूज किया गया। कोलिगेटिव का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है भैया, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इस लैटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है कोलिगेटिव का, इसका मीनिंग ये होता है, कोलिगेटस से लिया गया वर्ड है, कोलिगेटस। कोलिगेटस इसका मीनिंग क्या होता है जनरली, कलेक्ट करना, टू गेट बाइंडिंग, टू कलेक्ट। कैसा, क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है टू कलेक्टिंग, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट, और टू गेट बाइंड, टू गेट बाइंड। समझ में आ रहा है। तो देखो, अब मैं इसको यहां क्यों यूज कर रहा हूं। कोलिगेटस एक वर्ड से लिया गया जो कि एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है टू कलेक्ट या टू गेट बाइंड, या तो इकट्ठा होना या फिर उसको एक साथ जोड़ना। तो इसमें अपन क्यों यूज कर रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिएगा, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की, क्योंकि अपन सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, चलिएगा, क्योंकि अपन सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो अपन सोल्यूट डालेंगे ना, उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड अगर कोई प्रॉपर्टी करेगी, तो उसके बिहाफ पे अपन ऐसी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें उस सॉल्यूशन की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, पार्टिकल भी किसके, सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, उसको मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलूंगा। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं यहां से, कि मेरे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मैं जनरली किसके लिए पढ़ता हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैं जनरली ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ता हूं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल के अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है वो बहुत कंपैरिजन में किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं, जितना ज्यादा सॉल्वेंट का पार्टिकल होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, उतना पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा। तो जितना इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा, तो मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन विल बिहेव, सॉल्यूशन विल बिहेव, सॉल्यूशन विल बिहेव आइडियली। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करेगा, तो मैं बोल सकता हूं वो क्या ओबे करेगा, रोल्स लॉ ओबे करेगा। समझ में आया बच्चा। तो वो क्या ओबे करेगा, विल ओबे रोल्स लॉ। जिसके लिए अपने को इस सॉल्यूशन में जो भी स्टडी अपन करने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह, वो अपन को स्टडी करना आसान पड़ जाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास अगर ये बहुत ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे, तो अपनी ये कोलिगेटिव आइडियल सॉल्यूशन के लिए बिहेव नहीं करेगा, और रोल्स लॉ को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। समझ में आया। तो बेसिक सा फंडा अभी तक मैंने क्या बताया, किसी भी सॉल्यूशन की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, किसके, सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसको मैं क्या बोलता हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं इसमें। तो लिखेंगे द property of any solution which depends upon the number, which depends upon the relative
number of solute particles and independent on the nature or identity of the solute, identity of the solute particle। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल पे किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसको मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलता हूं। वो उसके नेचर पे या उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आपने जो वर्ड लिखा कि ये रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का फंडा क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपने डिफाइन कर दी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी वो प्रॉपर्टी जो उसके रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या है। तो इधर ध्यान देना, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? NB अपॉन Na, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल NB अपॉन Na। अब ये NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन बनाया, ये मेरे पास सोलवेंट था, लेट अस से A, इसमें मैंने कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला, लेट अस से B, उसके नंबर ऑफ मोल्स थे NB और इसके नंबर ऑफ मोल्स है मान लीजिए Na। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, उसको मैं क्या बोलता हूं? रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सभी को शाबाश, समझ में आया? रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसको मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलूंगा। वो उसके नेचर या फिर उसकी आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे नेचर कोई भी हो, सोल्यूट कोई भी हो, अगर रिलेटिव नंबर उसका सेम है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया? अब मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। रियल लाइफ, जब आप सिलेक्शन लेके कहीं अच्छे कॉलेज में जाओगे, लेटेस्ट से आप कहीं एक अच्छे IIT कॉलेज में गए, IIT बॉम्बे में गए, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे जो मार्किंग होती थी वहां पे, लेटेस्ट से एक 100 मार्क्स का एक एग्जाम प्रोफेसर ने सेट किया हमारे ने, और उस 100 में से हाईएस्ट मार्क्स क्लास में आए 55। ठीक है, उस 100 में से हाईएस्ट मार्क्स कितने आए? 55 इज द हाईएस्ट। 55 मार्क्स इज द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 100। समझ में आया? अब किसी बच्चे ने ऑब्टेन किए, मान लीजिए मैंने ऑब्टेन किए मान लीजिए 30। ठीक है, तो मेरा रिलेटिव मार्क्स कितना होगा? रिलेटिव मार्किंग होती है तो मेरा रिलेटिव मार्क्स होगा 30/55। अब उसी को हाईएस्ट मान के उसी के बेसिस पे परसेंटेज निकाल दी जाती है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको थोड़ा इस चीज से क्लियर हुआ कि किसी के सोल्यूट पार्टी, किसी के नंबर को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना ही तो रिलेटिव नंबर है। तो वही मैंने पॉइंट बताया कि इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल किसके रिलेटिव में, नंबर ऑफ सोलवेंट पार्टिकल के रिलेटिव में कितने हैं, उसको मैं बोलता हूं रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। समझ में आया? NB/Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई Na, इसके मोल्स इसके रिलेटिव में कितने हैं, उसी को ही रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई? अरे ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव नंबर पे डिपेंड करती है। तो चलिएगा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट। दो सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किए, एक सॉल्यूशन फर्स्ट, एक सॉल्यूशन सेकंड।
और मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा बता दी, किसके टर्म में, मोल के टर्म में, मोल के टर्म में बता दी कि कितना कितना प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना? चलिएगा, मैंने बोल दिया कि यहां पर मेरे पास 5, एक पहला सॉल्यूशन है उसमें 5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के मोल है 100। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने ये बोल दिया जो पहला सॉल्यूशन था उसमें 5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 100। दूसरा मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उसमें सेम सॉल्यूट भी सेम है, सॉल्वेंट भी मतलब सेम है, बस मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं। इसके ले लिए मैंने 6 मोल्स इस बार मैंने इसके मोल ले लिए 200, सॉल्वेंट के मोल ले लिए। समझ में आया भाई? अरे समझ में आया कि नहीं? 2 सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किए, ठीक है, और 2 सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई इसमें, ना कोई बात नहीं। देखो मैंने 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए, एक सॉल्यूशन में मेरे पास पहले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स 100 हैं। दूसरे सॉल्यूशन में मैंने नंबर ऑफ मोल्स किसके भाई, सॉल्यूट के 6 हैं। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं विच सॉल्यूशन विल हैव मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताओ भाई कौन से सॉल्यूशन में मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी? बोलो, विच सॉल्यूशन विल हैव मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? बताओ। मेरे अकॉर्डिंग देखो, आप यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, आप देखो, इसमें मैंने बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालूंगा। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने जाऊं तो नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स की देखूंगा मैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के कितने हैं, 5, विद रिस्पेक्ट टू किसके, सॉल्वेंट के 100। तो कितना आ गया, 5/100, कितना आ जाएगा, 1/20, 1/20 आ जाएगा ये, ठीक है। इसका रिलेटिव नंबर अगर मैं निकालने चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 6/200, 6/200, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पे, और ये 100 पे जाएगा, दैट इज 3/100। ये तो आ जाएगा कितना, ये 3/100 है तो 0 पॉइंट, ये तो बहुत कम हो जाएगा। ये इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं, 5/100 ज्यादा है या 6/200 ज्यादा है, 1/20 ज्यादा है या 3/100 ज्यादा है, 1/20 वैल्यू इज मोर। समझ में आया? तो किसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, NB/N, रिलेटिव नंबर किसमें ज्यादा है, रिलेटिव नंबर मेरे पास किसमें ज्यादा है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में। तो इसकी CP क्या हो जाएगी, मोर, CP विल बी मोर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट इज मोर देन दैट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड। समझ में आया भाई? समझ में आया ना? एक सेकंड रुकना, हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग आई थिंक। तो समझ में आएगा भाई, अपने पास किसकी CP मोर होगी, जिसमें रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। हाँ, जो नेचर की बात करी थी वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। इस बार मैं क्या करता हूं, ये नोट कर लिया ना आपने, इस बार लिख, इसको हटा देते हैं और यहां से इसको हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं यहां से, ठीक है भाई। इस बार मैंने क्या किया, ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिए और ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन में मैंने लिया 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास मैंने बता दिया 180 ग्राम पर मोल। और मैंने सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स ले लिया 100 फिक्स ले लिया मैंने, ठीक है भाई, फिक्स है कोई भी सॉल्वेंट। और मैंने दूसरे सॉल्यूशन में एक ही मोल लिया किसका, यूरिया का,
ध्यान से देखिएगा, एक ही मोल लिया यूरिया का और इसमें उसने मास बता दिया उसका 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास, ठीक है, और सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो 100 ही है। तो अब बताओ भाई किसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी मोर, विच सॉल्यूशन विल हैव मोर सीपी, कौन से सॉल्यूशन की ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी बताइएगा। बताओ। अरे बच्चा मैंने क्या बोला था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्यूट नेचर, या फिर मैं ये बोल सकता हूं आइडेंटिटी ऑफ द नेचर, आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल की आइडेंटिटी पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो भी रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। कौन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका रिलेटिव नंबर निकालने गया तो उसका कितना है नंबर ऑफ मोल्स, 1, NB/NA 1/100, और इसका भी कितना है 1/100। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होने का, क्या बोला मैंने, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होने का, इसका नंबर ऑफ मास अलग है, सॉरी मोलर मास अलग है, और इसका ग्लूकोज दे दिया, इस बार यूरिया दे दिया, मोल्स तो सेम है ना, अमाउंट तो सेम है ना, किसकी, मोल्स की, तो रिलेटिव नंबर अगर बराबर आया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं बोथ सॉल्यूशन हैव सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तक सिर्फ अपन ने ये पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, बस सिंपल सी ये डेफिनेशन लिखिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्यूशन की जो किसी के सॉल्यूशन के रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, दैट्स इट। वो नेचर और आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करती। हमने आपको दो एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिएगा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, 4 बेसिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन कौन सी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग को लेकर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ में आया। तो चले स्टार्ट करें। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब इसके नाम से ही पता लग रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका, उस सॉल्यूशन का। चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, अपन ने रोल्स लॉ में भी पढ़ा है ये सब, वो भी आपको रिमाइंड करवाऊंगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट था लेटस से A, और उसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये तो बाद में ऐड किए, पहले मैंने, अब मैं अगर इसका वेपर प्रेशर डिफाइन करने गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ फिक्स रहा होगा, क्योंकि अभी तक ये क्या है, वोलेटाइल है। जो भी मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं क्या है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वोलेटाइल जो आसानी से इवेपोराइज हो जाए, और नॉन वोलेटाइल इसमें सोल्यूट ऐड किया जाता है, जो कि नॉन वोलेटाइल मतलब जो आसानी से इवेपोराइज ना हो। समझ में आया बच्चा। तो मैंने अब इसमें क्या किया, इसका कुछ भी वेपर प्रेशर रहा होगा, इसके मॉलिक्यूल्स आराम से अभी निकल पा रहे हैं, जैसे मैं इसको हीट दे रहा हूं, समझ में आया, आराम से निकल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो कुछ पार्टिकल्स इसके सरफेस पे आके जमा हो जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं। तो जितना वेपर्स पहले निकल रहे थे टेम्परेचर देने पर, मतलब कि इसको वो हीट करने पर, वैसे हीट आगे भी अपन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बताएंगे, लेकिन जो पहले वेपर्स बन रहे थे वो सीधा निकल रहे थे। इस बार कुछ पार्टिकल्स तो नीचे चले गए और कुछ इसके सरफेस पर आकर जमा हो गए, किसके, इस सोल्यूट के। तो जैसे ही सरफेस पे आके जमा हुए तो निकलने की क्षमता कम हुई कि नहीं, मतलब थोड़े, अरे सरफेस एरिया कम हो गया, निकल ही नहीं पा रहे वेपर्स, तो वेपर्स ही नहीं निकल पा रहे, तो वेपर्स ही नहीं बन रहे, और वेपर्स ही नहीं बन रहे तो वेपर प्रेशर भी नहीं लग रहा, तो पहले के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा। अरे बताओ बच्चा, पहले के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वही मैं बात करने वाला हूं, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर में
इंक्रीज आया, और वही मैं उसी के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसका? इस सोलवेंट का। उस सोलवेंट का जो पहले वेपर प्रेशर था उसके रिस्पेक्ट में कम हो गया सॉल्यूशन का। समझ में आया? बाद में जो सॉल्यूशन बना ना उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो वही बात अपन डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अपन प्रूफ करेंगे। समझ में आया क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब आप मेरे को एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ आपने एक चीज पढ़ी है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने एक चीज पढ़ी है क्या? पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू वॉट? एक्स बी। एक्स बी क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मेरे को एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं है। चलिएगा, अब मेरे को यह बताओ, मैं ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था मैं सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहा हूं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, तो मैं लिख सकता हूं फॉर, कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो डायरेक्ट पूछ लेना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक किसी को कोई परेशानी थोड़ी है। ठीक है भाई, अब मुझे पता है एनबी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, तो मैं यहां पुट कर दूं इसको, पुट इन द सेंस कि नेग्लेक्ट कर दूं किसको? डिनोमिनेटर में से कुछ बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट का ऐड किया, किसमें? सोलवेंट के मोल्स में, तो बहुत ही ज्यादा फर्क आएगा नहीं। तो मैं बोल सकता हूं क्या? पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए इज नियरली इक्वल टू एन बी बाय एन ए। मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया भाई। ठीक है ना? मैंने क्या? डिनोमिनेटर में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? अब मैंने क्या बोल दिया कि पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए इज द वेपर प्रेशर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पी नोट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट। और पीएस क्या है भाई? पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए पहले वाला वेपर प्रेशर था जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड नहीं किया था। जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। उसके बाद का जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो पीएस है और डिवाइड बाय पी नोट ए। और ये क्या है? मतलब कि जो लोअरिंग हुआ, लोअरिंग मतलब ये तो एक्चुअल लोअरिंग है, पी नोट ए माइनस पीएस। और किसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं? अरे किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं? ये मैं पी नोट ए, मतलब जो पहले था, जो शुरुआत में वेपर प्रेशर था उसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं। तो मैंने अभी अभी एक बात बताई आपको कि कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं आपको? ये अरे दिख रहा है कि नहीं बच्चा? किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, दैट इज एन बी बाई एन ए, उसको मैं क्या बोलता हूं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यहां से ये चीज आपको दिख गई क्या नहीं कि ये जो टर्म है इधर वाली वो किस पर डिपेंड कर रही है? एन बी बाई एन ए। दैट इज वॉट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो हुआ टर्म, ये पूरा टर्म क्या हुआ? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं? क्यों? ये इस पर डिपेंड कर रही है। तो कैसे? देखो, ये क्या था? लोअरिंग। इसको मैं लिख दूं डेल्टा पी। लिख सकता हूं ना कि भाई चेंज आया, पी नोट ए माइनस पी एस चेंज आया। डेल्टा पी मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक टर्म और लिख लेते हैं यहां से, डेल्टा पी इज द लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी बाय पी नोट ए इज नियरली इक्वल टू एन बी बाय एन ए, एन बी बाय एन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा डेल्टा पी बाय पी नोट ए इज नियरली इक्वल टू एन बी बाय एन ए। और यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू पी नोट ए एन बी बाय
Na, और फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी फिक्स रहेगा। तो मैं ये लिख सकता हूं P नोट ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया? फॉर फिक्स टेम्परेचर के टर्म में P नोट ए कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा ना NB बाय Na। सर आप ये क्यों कर रहे हो? ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टर्म आने वाली दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में काम आएगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो मैंने पिछली स्लाइड में प्रूव कर दिया। यहां से मैं इस वाली टर्म से मैं बोल सकता हूं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो इस पर डिपेंड करती है क्या, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, उसको मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई? यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि RLVP इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। RLVP इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, RLVP इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद मैंने क्या बताया, जो लोवरिंग आया, लोवरिंग मेरे पास डेल्टा P, और डेल्टा P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है NB बाई Na के। तो आप बोलोगे कि सर ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? हो सकता है आपका डाउट ही, लेकिन मैं यहां नहीं बोल सकता कि जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने तो डिफरेंट सॉल्वेंट में सेम नंबर ऑफ अमाउंट सोल्यूट का डाला और सॉल्वेंट का भी अमाउंट सेम ले लिया, लेकिन मैंने उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या डेल्टा P वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए मेरे पास P नोट ए डिफरेंट हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज ये टर्म है यहां पे एक, कौन सी? P नोट ए, सिर्फ इस पर डिपेंड होती ना NB बाई Na पर, तो मैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलता। और इसको इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि डिफरेंट सॉल्वेंट की डिफरेंट वेपर प्रेशर हो सकता है। दैट इज व्हाई डेल्टा P इज नॉट ए CP, बट डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, इतना बोल सकता हूं कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। वो भी कब? वो भी तब जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो किसी फिक्स्ड सॉल्वेंट के लिए। समझ में आया ना? कंसेप्चुअल बात है ये, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और ये जो टर्म है, ये टर्म मैं आने वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज करने वाला हूं। अब देखो, मैंने जो आपको बताया था ना, क्या बताया था भाई? क्या निकला था अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला डेरिवेशन? P नोट ए, वैसे अपन पढ़ चुके हैं रोल्स लॉ के सेकंड केस में ऑलरेडी, बस यहां पर ने एक्सप्लेन किया है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। P नोट ए माइनस PS डिवाइड बाय P नोट ए इज इक्वल टू NB बाय Na। यहां से मैं पुट कर दूंगा क्या, P नोट ए माइनस PS डिवाइड बाय P नोट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट, WB बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और Na क्या होता है? वेट ऑफ सोलवेंट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। यहां से कुछ भी वो पूछना चाहे उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट या कुछ भी, एनीथिंग। समझ में आया भाई? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं? शाबाश। इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अपन फर्दर ऑन मूव करते हैं। चलिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस द सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब क्या बोल दिया? डेल्टा P क्या है भाई? सेम। देखो, डेल्टा P की बात कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग की बात नहीं कर रहा। सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है एज 1 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम। दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए उसने, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसने, एक सॉल्यूशन में उसने बोला कि वेट ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि WB पूछ लिया उसने, WB उसने पूछ लिया, और उसने क्या डिजोल्व किया उसमें, जितना WB डाला, कितने अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व किया? 100 ग्राम में। तो WA दे दिया कितना भाई? 100 ग्राम वाटर का दे दिया भाई उसने। विल प्रोड्यूस द सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज 1 ग्राम। दूसरा जो उसने सेम, दूसरा जो सॉल्यूशन बनाया उसका भी डेल्टा P सेम है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम है। इस बार उसने WB कितना दे दिया? वेट ऑफ यूरिया कितना दे दिया भाई? वेट ऑफ यूरिया दे दिया 1 ग्राम, 1 ग्राम। समझ में आया? 1 ग्राम दे रखा है, और उसने डिजोल्व कितने में किया है? 50 ग्राम ऑफ वाटर में। तो WA दे दिया 50 ग्राम। समझ में आया? 50 ग्राम। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, ये जो ग्लूकोज है इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? MB
ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है भाई। और वाटर का तो अपने को पता ही है, MA 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके केस में हमारे पास इस बार यूरिया डिजोल्व किया, इस बार ग्लूकोज डिजोल्व किया था। इधर ग्लूकोज है, इधर यूरिया है। अभी मैं सिर्फ गिवन डाटा लिख रहा हूं, समझ में आया? बिल्कुल आसानी से आराम से कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। इस बार मैंने यूरिया डाला है, इसमें मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया कितना है भाई? 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। और वाटर है इसमें सेम, MA इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। अब उसने बोला है कि डेल्टा पी क्या है मेरे पास? सेम। ध्यान देना, डेल्टा पी क्या है? सेम। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है मेरे पास? सेम। तो अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम है तो मैं यहीं कैलकुलेशन कर लें क्या? चलो आगे कर लेते हैं। उसने बोला है डेल्टा पी क्या है भाई? सेम। डेल्टा पी सेम है तो डेल्टा पी, और एक लाइन यहां ध्यान से पढ़ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने क्या बोला था? पिछली स्लाइड में आपको बताया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो डेल्टा पी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB बाय NA। अरे समझ में आया कि नहीं? कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। तो मैं दोनों का अगर डेल्टा पी सेम है तो मैं बोल सकता हूं क्या? NB बाय NA फॉर ग्लूकोज इज इक्वल टू NB बाय NA फॉर यूरिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? NB बाय NA फॉर यूरिया। बस सब कुछ आपको पता है, अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। कर लीजिएगा, NB WB बाय MB इंटू WA, ऊपर क्या चला गया? MA। ये ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, G लिख देता हूं मैं यहां पे क्या आ जाएगा? WB बाय MB इंटू WA, ऊपर क्या चला गया? MA। ये किसकी बात कर रहा हूं? यूरिया की बात कर रहा हूं। अब जो आपको डाटा गिवन है वो पुट कर दीजिएगा। WB कितना गिवन था? WB तो पूछा था ग्लूकोज का, WB, ठीक है। MA मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर अपने को पता है 18 है, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट MB कितना होता है? 180, गॉट इट, इंटू वेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का वेट कितना दे रखा है देखो क्वेश्चन में, पहले सॉल्यूशन में 100 ग्राम, तो यहां क्या लिख दूंगा? 100 इज इक्वल टू WB, इस बार क्या दे रखा है? यूरिया का वेट। देखो सब कुछ गिवन है। यूरिया का वेट 1 ग्राम, यूरिया का वेट है 1, इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट 18 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यूरिया का मोलिकुलर मास 60, इंटू, देखो सब कुछ पता है बने को, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और वेट ऑफ सोलवेंट, इस बार वेट ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा है देखो? 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक टर्म निकालनी है, 50 ग्राम। WB आपको निकालना है, WB विल इक्वल टू 18 इंटू 180 इंटू में 100 डिवाइड बाई 60 इंटू 50, 60 इंटू 50 इंटू में 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई? ये बोलो, 18 से 18 कैंसिल, 2 जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, ऊपर ये नीचे कितना बचा? 30, 6 3 पे कैंसिल, 6 18 और 5 6 जा 30। तो WB कितना आ गया? 5 ग्राम। WB कितना आ गया? 5 नहीं 6 ग्राम, सॉरी। W कितना आ गया? 6 ग्राम। तो ऑप्शन है क्या 6 ग्राम? हाँ है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन में टाइम लिया, इन द सेंस कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में उसने बोला था कि डेल्टा पी अगर सेम है, डेल्टा पी मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर सेम है, और दो डिफरेंट मैंने सॉल्यूशन बनाए हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो मेरे पास उसका वेट कितना होगा? किसका? ग्लूकोज का। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया भाई? अरे समझ में आया कि नहीं? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट अपने पास क्या है भाई? डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? किसी को पता है तो बताइए। एनीबडी एल्स? व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट? देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ऐसा अपन नहीं बोलने वाले कि भाई ऐसा टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो बॉइल होना शुरू हो जाए। जैसे बचपन में अपन समझते थे हीट दे रहा हूं मान लीजिए मैंने वाटर ही ले लिया
और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और आप बोल रहे हो कि सर ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये वाटर क्या होने लग जाए, बॉईल होने लग जाए। और वैसे मेरे को पता भी है H2 कितने डिग्री पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है ना। ठीक है, वो आपका एक माइंडसेट है, मेरे को भी बचपन में ऐसा ही लगता था, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी, देखो मैं वेपर प्रेशर की टर्म में इसको डिफाइन करूंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कितना होता है भाई, 1 एटमॉस्फेयर होता है। मतलब कि जो ये वेपर्स बन रहे हैं इसके, और जो वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। उस टाइम पे उस टेम्परेचर को मैं डिफाइन करता हूं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं बोलूंगा द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखिएगा द टेम्परेचर at which the temperature at which the vapor pressure, VP लिख रहा हूं सीधा, the vapor pressure of the solvent or solution, the temperature at which the vapor pressure of solvent या solution becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, 160 या फिर 760 mm ऑफ Hg। तो किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा लगाया गया प्रेशर उसी के सरफेस के ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया यहां तक, ठीक है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट भी बता दो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। वैसे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिस्कस कर लेंगे, फिर भी अपन वर्बली डिस्कस कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज, मान लीजिए मैंने वाटर ही ले लिया, क्या ले लिया भाई, H2O ले लिया। H2O का एक मैंने ले लिया लिक्विड फेज, क्या ले लिया भाई, लिक्विड फॉर्म ले लिया उसका, लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म में वाटर लेटेस्ट से 25 डिग्री सेल्सियस पर है रूम टेम्परेचर पर, और उसी का ही मैंने एक सॉलिड फॉर्म ले लिया, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है मेरे पास, कौन, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, लेटेस्ट से -10 डिग्री सेल्सियस पर है वो। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर के ऊपर मैं डिफाइन कर सकता हूं कि वो टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा। अब बोलोगे सर लिक्विड फॉर्म का तो समझ में आता है कि वाटर अगर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो लिक्विड फॉर्म में वेपर्स बना रहा है, तो वेपर प्रेशर भी लगा रहा होगा। लेकिन सॉलिड फॉर्म का भी वेपर प्रेशर होता है क्या, हाँ, सॉलिड फॉर्म का भी वेपर प्रेशर होता है। मेरे पास आपने कभी देखा होगा क्या कि फ्रीजर में अपन जब आइस क्यूब या फिर आइस निकालते हैं तो कुछ स्मोक टाइप्स आपको निकलता हुआ दिखता है, वो क्या एक्चुअल में वो वेपर्स ही हैं, आइस के द्वारा बनाए गए वेपर। हालांकि कम हो सकते हैं, काफी टाइम में बन सकते हैं, लेकिन वेपर्स हैं। तो किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया गया, अभी मैं सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फर्दर ऑन डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर भी बराबर हो जाए और इसका वेपर, मतलब लिक्विड फॉर्म का भी और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जनरली ऐसा देखा गया, एक जैसा मेजर किया गया इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर वाटर के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मैं उस टाइम पे उस टेम्परेचर को मैंने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ any substance is defined as the vapor pressure of the solid form of the substance becomes equal to the vapor pressure of the liquid form of the substance is known as the freezing point। समझ में आया, ठीक है भाई। तो एक्चुअल में फिलहाल अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिस्कस करेंगे, उस पर ध्यान देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर उस सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस
टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया ना। अब सर बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या है? देखो एक्चुअल में अपन करते क्या है, मैं कोई प्योर सॉल्वेंट, लेटेस्ट से मैंने वाटर ही लिया इधर भी, H2O, ठीक है। फिलहाल मैं H2O को बॉईल कर रहा हूं और H2O बॉईल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको मैं टी नोट से या टी नोट है वो आगे लिख लेंगे। लेकिन अब मैंने क्या किया, ये वोलेटाइल था, H2O क्या था? वोलेटाइल। अब मैंने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। पढ़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहे हैं तो सोल्यूट की बात तो करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यहीं से तो सब कुछ निकल के आएगा। अब जैसे ही मैंने इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का कुछ अमाउंट डाला, मतलब सोल्यूट का कुछ अमाउंट डाला, तो क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? अब क्या होगा यहां पर, इसके कुछ पार्टिकल्स आके जमा हो जाएंगे सरफेस के ऊपर, कुछ सरफेस के ऊपर होंगे, कुछ नीचे भी चले जाएंगे। तो पहले जो इसका वेपर प्रेशर लग रहा था बॉइलिंग पॉइंट पर, अब जो वेपर प्रेशर लगेगा क्या कम होगा या ज्यादा? मतलब पहले के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर में कमी आएगी या ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो आसानी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में डाल क्या रहा हूं इसमें, नॉन वोलेटाइल, वो तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन मेरे को एक्चुअल में वेपर्स बनाने के लिए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना है ना, वाटर्स के पार्टिकल को बाहर निकलना है। तो पहले ज्यादा निकल पा रहे थे बाहर, अब थोड़े निकल पा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब भी मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में डिजोल्व करता हूं तो वेपर प्रेशर में कमी होने की वजह से उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो रहा था तो अब वो ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होगा, मान लीजिए 105 पर बॉइल हो रहा है। अब समझ में आया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने से उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया? अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो एक मैं नॉर्मल वाटर को बॉईल कर रहा हूं और एक मैंने वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, लेट अस से NaCl ऐड कर दिया, नमक। ठीक है भाई, अब नमक तो उड़ नहीं पाएगा। अब जनरली अपन देखते हैं ना कि जैसे कि एग जो होते हैं, एग जो बॉईल करते हैं तो एग बॉईल करते टाइम नमक डाल देते हैं ताकि वो क्या होता है, अपने दिमाग में भी तो कुछ है नहीं, जनरली कंसेप्ट तो, साइंटिफिक कंसेप्ट तो पता नहीं होता है, लेकिन नमक डालने से हाँ जल्दी गल जाएंगे, वो जल्दी वो पक जाएंगे, ऐसा कंसेप्ट होता है। लेकिन साइंटिफिक वे में अगर आपसे बताऊं, जैसे ही मैंने उसमें NaCl ऐड किया था, पहले उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। NaCl को जैसे ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, इंक्रीज मतलब 105, मतलब पहले 100 पर पानी बॉईल हो रहा था, जैसे NaCl ऐड किया तो पानी को 105 डिग्री तापमान देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उतना टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो जल्दी पकेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। इसलिए मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जैसे इंक्रीज होगा तो वो जल्दी पकेगा। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि व्हाई वी ऐड NaCl, मतलब नमक क्यों ऐड उसमें ऐड करते हैं, किसी को जल्दी पकाने के लिए। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट अपन समझा दिए हैं। देखो तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको समझाता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो ध्यान दीजिएगा। लिख तो रहा हूं ना मैं, चलो देखिएगा इधर, एक साइड मैंने लिखा, ये मेरे पास है वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर है मेरे पास वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस पर है मेरे पास टेम्परेचर, इस एक्सिस पर मेरे पास क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले मैंने अभी तक सोल्यूट ऐड नहीं किया है, तो किस तरह से ग्राफ आएगा देखना। सिंपल वाटर की बात लेके चल रहा हूं अभी मैं। अब मेरे को मान लीजिए लिक्विड रखा हुआ है, वाटर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, 25 डिग्री तापमान के ऊपर रखा गया है। तो 25 डिग्री तापमान मतलब 25 डिग्री मान लीजिए यहां है, तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा। लेटेस्ट से उसका वेपर प्रेशर इतना है उस 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर इतना है, 25 डिग्री टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर इतना है। लेकिन मेरे को उसको बॉईल करने के लिए मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो लेटेस्ट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm यहां पर जाकर होता है, 1 atm की
जो यहाँ पे 1 atm की वैल्यू है। अभी तो रखा तो बॉईल होता नहीं है, उसको टेम्परेचर देंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा, तो वो बॉईल होना शुरू कर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको टेम्परेचर देता जा रहा हूं, सिंपल वाटर को टेम्परेचर देता जा रहा हूं, बस मैं यहां रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया भाई? उसका वेपर प्रेशर बराबर हो गया 1 atm के। समझ में आया? उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? 1 atm के। ये थोड़ा सा अपन इसको सही कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं ना, थोड़ा तिरछा जा रहा है। समझ में आ रहा है भाई? अब इस टाइम पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा T0। ये सिर्फ प्योर सोलवेंट का है, वाटर का है क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अभी तक मैंने इसमें सोल्यूट ऐड नहीं किया है, इस बार मैं क्या करता हूं, सोल्यूट ऐड कर देता हूं। और जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किया, अब आप खुद बताओ, जैसे ही मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया था तो इसके वेपर्स कम बन रहे थे या ज्यादा पहले के कंपैरिजन में? अब क्या बन रहे हैं? कम बन रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो मतलब वेपर प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर में कमी आई। तो मान लीजिए मैंने ये, तो मैं लिख देता हूं वाटर या फिर सोलवेंट। ये इस तरह का ग्राफ क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे कर्व क्यों आता है, वो अपने को ज्यादा उसमें डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है भाई, अब देखो इधर, जैसे ही मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो उसका कुछ रूम टेम्परेचर पर रखे में ऐड कर दिया। पहले अभी मैं बॉइल नहीं कर रहा हूं, रखे पर उसका कुछ वेपर प्रेशर में कमी आई होगी। मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, उसका पहले इतना था अब इतना हो गया। ठीक है, अब मेरे को फिर से बॉईल करना है उसको। सॉल्यूशन बना तो लिया मैंने उसको, लेकिन बॉईल तो करना है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो डिफाइन करना है। अब बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए इसके वेपर प्रेशर को यहां तक लेके जाना पड़ेगा, तभी तो जाके वो बॉईल होगा। अरे बच्चा समझ में आया? शाबाश। अब मैं इसको टेम्परेचर देता गया, यहां पे रुकूं नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी ना रुकना है, मेरे को वहां तक पहुंचाना है। तो एक बात बताओ, और इसको थोड़ा सा आगे ले गए और आगे ले गए, तो यहां पे जाके उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, तो उस टाइम पर जो उसका टेम्परेचर आएगा, क्या आएगा भाई? उस टाइम पर जो उसका टेम्परेचर आएगा, मान लीजिए ये जो वैल्यू आई, ये लिख देते हैं TS, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का। अरे ग्राफ समझ में आया कि नहीं? सोलवेंट था, अब यहां पर सॉल्यूशन है। सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, सोल्यूट ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। समझ में आया? अब जो ये इंक्रीमेंट आया, ये जो इंक्रीमेंट आया उसी को ही मैं क्या बोलता हूं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो इंक्रीमेंट आया, दिस इज डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी क्या है भाई? डेल्टा टीबी ही ये जो हाईलाइट मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आई? जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर में कमी आई, वेपर प्रेशर में कमी आई और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहां तक की बात क्लियर है? अब देखो, यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या? डेल्टा, क्या बोल सकता हूं भाई? डेल्टा पी। मैंने एक बात बोली थी कि ये चीज मैं आने वाले 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करूंगा, इसलिए बता रहा हूं। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? NB बाय NA। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला था ना। इस ग्राफ से क्या आपको ये पता लग रहा है कि डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग। पहले इतना वेपर प्रेशर था, अब इतना वेपर प्रेशर है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा लोअरिंग हुआ उतना ज्यादा डेल्टा टीपी आएगा कि नहीं? अगर मान लीजिए मैंने और डाल दिया तो और ज्यादा टेम्परेचर जाएगा, यहां पे आएगा तो डेल्टा टीपी ज्यादा। मतलब लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर में कमी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये बात भी मैं लिख सकता हूं क्या? डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी। अरे मैं फिर से बता देता हूं, जितना ज्यादा मैं सोल्यूट ऐड करता जाऊंगा, भर भर के ऐड करता जाऊंगा, उसका लोअरिंग कम होगा वेपर प्रेशर में। लोअरिंग कम होगा तो इंक्रीमेंट ज्यादा होगा किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। समझ में आया? तो वही बात मैंने यहां लिखी है क्या? डेल्टा पी, ये तो पिछली वाली बात से लिखी मैंने, पिछली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने प्रूव किया था इसको। डेल्टा पी
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB बाई NA, और डेल्टा P जो ग्राफ से मैंने बता दिया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? ठीक है ना। अब समझ में आ गया तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB बाय NA, NB बाय NA। अब सॉल्यूशन की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तो वो क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो यहां से मैं लिख सकता हूं, सो डेल्टा TB इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, CP। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई संकट परेशानी थोड़ी है। ठीक है, तो डेल्टा TB किसके बराबर हो गया, NB बाय NA के। तो यहां से लिख सकता हूं डेल्टा TB इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो मैं एक कांस्टेंट लगा दूं यहाँ पे K NB बाय NA, और यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा TB इज इक्वल टू K NB को क्या लिख सकता हूं, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और Na को लिख सकता हूं WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये भी एक कांस्टेंट है, और मेरे पास मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट है। ये क्यों है, ये मैं आगे डिस्कस भी करेंगे। ये एक नया कांस्टेंट निकल के आता है यहां से, एक नया कांस्टेंट निकल के आता है यहां से, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, इसको मैंने KB लिख दिया, इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को। ठीक है, क्या लिख दिया, KB इंटू WB बाय MB इंटू WA। अब आपने पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ा, ये क्या होता है भाई, दिस इज मोलैलिटी। ये क्या होता है भाई, मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये लिख सकता हूं मैं यहां से KB इंटू M। ठीक है, तो यहां से इसका डेरिवेशन आ गया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहां से लिख लेंगे KB इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। M इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो KB टर्म है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ सॉल्वेंट की, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने इसको उठाया यहां से, MA और K को, जो कांस्टेंट आया उसको मैंने यहां से एक्सप्लेन किया है। ठीक है भाई, डेल्टा TB। अब देखो यहां से कुछ भी पूछे, हाँ ये अगर किलोग्राम में है तो एज इट इज, अगर ग्राम में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे कैसे क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अगर मेरे पास ग्राम में गिवन है तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB बाय MB इंटू WA, ऊपर क्या चला जाएगा 1000, ऊपर क्या चला जाएगा 1000। अगर मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, उसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। और KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक और नाम होता है इसका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एक एबिलियोस्कोप था जिसके थ्रू मेजर किया गया था सबसे पहले अपने पुराने जमाने में। बुजुर्गों ने मेंशन, मतलब बुजुर्गों ने जो भी थे अपने पीछे, जिसने भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले मेजर किया कि कितने टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूशन बॉइल होता है। समझ में आया बच्चा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी अपन ने एक्सप्लेन कर दिया, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन निकाल दिया यहां से। अब मैं अगर आपको बोलूं कि जो KB है, KB की यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट भी आपसे पूछ सकता है। यूनिट कैसे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है। KB को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा TB डिवाइडेड बाई M, और डेल्टा TB तो एक टेम्परेचर है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में है वो डिग्री सेल्सियस उसकी यूनिट ऊपर, और मोलैलिटी को मोलल भी लिख सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, मोल पर KG भी लिख सकता हूं, मोलल
तो ऐसे आ जाएगा डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, या फिर ऐसा भी मिल सकता है मोल इनवर्स किलोग्राम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यूनिट हो गई किसकी, केबी की। और हाँ एक बात और याद रख लो, केबी जो है, केबी है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सोलवेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलवेंट ओनली, ऑफ सोलवेंट ओनली। समझ में आया? ये एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला भी है गिवन। कौन सा वाला फॉर्मूला है? देखो ये वाला है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। देखो यहां से मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये फॉर्मूला है इसका केबी को निकालने का। इसमें कौन कौन सी टर्म है? मास ऑफ सोलवेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, और 1000 डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मैं इसको बोल सकता हूं के बी इज इक्वल टू एम टी नॉट स्क्वायर आर अपॉन 1000 डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। सर इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का भी एक मैं तरीका बता देता हूं। मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में, वो वाला मैटर नहीं, मैटर सिर्फ मैटर। तो वो मैटर से आप याद रख सकते हो उसको, एम टी नोट स्क्वायर एम टी आर कितने हैं? 1000, 1000 डेल्टा एच हैं, 1000 हैं। मतलब याद करने का तरीका बेसिक सा बताया मैंने। तो के बी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलवेंट ओनली, और ये किसी के सोल्यूट के वेट या मोल्स पे या मास पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। ये इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, आई इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन per gram of solvent, this is the latent heat of vaporization of per mole of solvent, और m is the molar mass of the solvent। ठीक है, समझ में आया बच्चा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन गिवन है, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। राइज का मतलब है जितना इंक्रीमेंट हुआ, राइज का मतलब क्या गिवन है? जितना इंक्रीमेंट हुआ। मैं सब कुछ डाटा लिखते जा रहा हूं जो गिवन है। इस तरह से अपने को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जल्दी जल्दी, थोड़ा बेसिक से चलेंगे तभी फास्ट होंगे। समझ में आया? तो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब इंक्रीमेंट कितना आया, वो दे दिया उसने कितना? 0.1। ठीक है भाई, राइज दे दिया उसने। और सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट 1.8 ग्राम डाल दिया, वो भी किसका? ग्लूकोज का। 1.8 ग्राम डाल दिया तो WB दे दिया इसने, वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1.8 ग्राम। और यहीं पर ही उसका मोलिकुलर मास लिख लो, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, कितने ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वाटर नहीं है सॉल्वेंट है, तो मैं यह लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया? 100 ग्राम। उसने पूछा क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। उसने क्या पूछा है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। उसने पूछ लिया केबी। केबी देखो क्वेश्चन को पढ़ के ये तो पता लग गया कि मेरे पास क्या निकालना है, मेरे को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके केबी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा? मुझे पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और के बी की वैल्यू पूछी है उसने, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा टीबी, पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं पूरा, मोलालिटी। अगर उसने ग्राम में गिवन है सोलवेंट का मास, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो क्या लिखूंगा? डब्ल्यू ए ऊपर चला गया, एम डब्ल्यू बी आएगा यहां पे ना, वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी। और क्या हो जाएगा? अरे एम क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू बाई एम के साथ आएगा डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू ए, गॉट इट। और अगर मेरे पास ग्राम में गिवन है सोलवेंट, तो मैं 1000 से क्या कर दूंगा? उसको मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करिएगा। डेल्टा टीबी कितना है? 0.1। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180। वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 100 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 1.8 इंटू 1000। बस 1000, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल, 18 से 18 भी कैंसिल, तो कितना आ गया? 1, ओनली 1। इसकी यूनिट के साथ लिखना अपने को 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री में ही था, और मोलल
मोलल इनवर्स। ठीक है भाई, समझ में आया। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की उसने वैल्यू पूछी थी। आज अपन ने डिस्कस किया दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो थोड़ा समय का अभाव होने की वजह से अपने को यहीं रोकना पड़ेगा। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और मॉड्यूल के कुछ इन दोनों प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा। जो भी डाउट होंगे क्लास के शुरुआत में डिस्कस कर लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर अगर डिपेंड करती हैं तो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कौन बताता है? कंसंट्रेशन टर्म बताती है। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। दो प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज अपन ने दो प्रकार की पढ़ी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये नेचर या आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल रिलेटिवली किसके? सॉल्वेंट के, उस पर ही डिपेंड करती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग के साथ। थैंक यू।